बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बत बीपी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो सीलिक डिजीज़ के बारे में है, जिसको कभी कभी सीलिक स्प्रू या ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। इससे पहले मैंने इसी बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो आज जो वीडियो है वो इसी बीमारी के बारे में तफसीलन वीडियो है, यानी मैं डिटेल से इस बीमारी को डिस्कस करूंगा। तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूं। तो बेसिकली इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इंसान खाना खाता है तो खाने में तो आपको पता ही होगा कि मुख्तलिफ प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो एक प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं। तो ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो बेसिकली जो है ना गंदम में पाया जाता है, बारले यानी जौ में और राई में, जो जौ से मिलती जुलती है उसमें पाया जाता है। तो होता क्या है कि जब आप ये मतलब जो ग्लूटेन प्रोटीन जब बॉडी के अंदर जाता है तो उस ग्लूटेन प्रोटीन के ख़िलाफ़ जो छोटी आंत में एक इम्यून रिएक्शन होता है उसके ख़िलाफ़, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो जो रिएक्शन होता है इम्यून रिएक्शन, तो जो छोटी आंत है ना उसकी जो अपनी जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो उससे उसकी वजह से जब ज़ाहिर है वो छोटी आंत जो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो उसका फंक्शन क्या है कि एक तो ज़ाहिर खुराक के आदमी में तो फंक्शन है, और फिर यह खुराक में जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो खुराक जो मुफीद जो मतलब खुराक में चीज़ें हैं, तो वो एब्ज़ॉर्ब करती है बॉडी को। फिर मतलब छोटी आंत का ये फंक्शन है। तो ज़ाहिर है जब इंटेस्टाइनल जो डैमेज हो जाएगा ग्लूटेन के जो रिएक्शन इम्यून रिएक्शन के बाद, तो वो फिर उस पर यह होता है कि फिर ये कि जो बहुत ही जो मुफीद बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसकी जो है ना फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसको हम मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है फिर मुख्तलिफ अलामात इंसान को होती हैं, जिसमें यह कि इंसान को पेचेस हो सकते हैं, फटीक हो सकती है, जो है उसमें इंसान का वज़न कम हो सकता है, पेट फूल सकता है, और अनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। बच्चों में क्या होता है कि अगर यही बीमारी बच्चों में है तो फिर यह कि एक तो ज़ाहिर मेल एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसकी वजह से यह ना कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है ना वो फ़र्क पड़ सकता है। और मतलब ज़ाहिर है जब बड़े पेशेंट जब वो बड़े होते हैं तो फिर और मतलब सिम्टम भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसका ऐसा जो है ना क्योर नहीं है सीलिक डिजीज़ का, लेकिन यह कि अगर सही मतलब स्ट्रिक्ट मतलब है सख्ती से अमल किया जाए कि आपको मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब जिसमें जो भी आप मतलब खुराक खाते हैं उसमें अगर ग्लूटेन को ख़त्म कर दिया जाए, अवॉइड किया जाए, तो उससे जो ना जो छोटी आंत का जो डैमेज है वो हील हो सकता है, मतलब जो कंट्रोल हो सकता है और वो हील हो सकती है। तो ये बेसिकली जो मैं सीलिक डिजीज़ के बारे में वीडियो अभी बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि जो कोई मतलब 1-2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ये इसके बारे में, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, IBS जो है, तो वो IBS जो है ना बेसिकली वो उससे कुछ मिलती जुलती इसकी अलामात हैं। तो हमारे पास जब केसेस आते हैं एज ए डॉक्टर, तो हम जो है ना कभी कभी बहुत सारी बीमारियों मतलब उनकी मिलती जुलती सिम्टम होती हैं, तो फिर हमको उनको फिर कभी कभी डायग्नोस करने में मुश्किल पड़ जाती है। तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब हमारे ज़हन में ये जब पेशेंट की जब हम अलामात सुनते हैं या उसका एग्जामिन करते हैं, तो वो फिर जो है ना फिर जब डॉक्टर के ज़हन में ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस होते हैं, वो आते हैं कि ये भी हो सकती है बीमारी, ये भी हो सकती है। तो इस वजह से मैं जो है ना इसी जो है ना सीलिक डिजीज़ के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि अगर मतलब आपने मेरी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो है वो वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर देखें, तो आपको ताकि थोड़ा मतलब आइडिया हो जाए कि ये इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा भी जो है कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो जिसकी जो सिम्टम्स जो है ना वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से या इससे सीलिक डिजीज़ से मिलती जुलती हैं। तो वह भी मैं इंशाल्लाह बाद में उन बीमारियों के मतलब जो है ना वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो मैंने ये सीलिक डिजीज़ के बारे में
डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसकी जो है ना फिर हम आपको मैं इसकी अलामात बता देता हूँ, यानी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं। तो इसकी जो अलामात होती है उसमें एक तरह की वो दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूँ। एक तो ज़ाहिर है जो इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम होती है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि मतलब पहले बताया शुरू में कि पेचिश हो सकते हैं, फटीक हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, फिर मतली आ सकती है, इवन उल्टी भी आ सकती है। इसके अलावा जो है डायरिया के अलावा मतलब जो है ना कभी कभी कब्ज़ भी हो सकती है। तो फिर ये कि काफ़ी जो मतलब जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो मतलब ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ना इस एक जो ये तो मैंने जो निज़ाम की जो प्रॉब्लम वो बता दी ना, तो वो इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स होती हैं। मतलब ज़ाहिर है वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं अब्ज़ॉर्ब हो पाते, तो इसके अलावा और भी सिम्टम्स होती हैं इसके। उसमें ये कि जो है ना अनीमिया हो सकता है, आमतौर पे आयरन डेफिशिएंसी, मतलब आयरन की कमी हो सकती है। फिर ये कि जो बोन है इंसान की, जो मतलब हड्डियाँ होती हैं, उसका जो है ना वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। और वो सॉफ्टनिंग मतलब सॉफ्ट भी हो सकती हैं। उसको जो है सॉफ्टनिंग, जो अगर बोन्स की डेंसिटी जो है ना कम हो जाए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और अगर बोन्स नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ना सीलिएक डिजीज़ में हो सकती हैं। फिर इसके अलावा जो है ना एक आपकी जो स्किन पे ना है वो थोड़ी वो ख़ारिश, मतलब इसमें ये कहते हैं रैश हो सकती है, जिसको हम कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो ये भी सीलिएक डिजीज़ में हो सकती है। फिर यह कि आपके मुंह में अल्सर हो सकते हैं। मुंह में वैसे अल्सर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है पहले। अच्छा, फिर यह कि इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, फटीक हो सकती है। फिर यह कि जो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक तरह का जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें यह कि नर्वस सिस्टम जो है ना आपको पता ही है, जो बॉडी से सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है, जो मतलब तो वो इसमें क्या होता है कि आपको ना नंबनेस हो सकती है, और जो है हाथ और पाँव में टिंगलिंग हो सकती है। मतलब ऐसे ये समझ कि जो आपको लगता है कि आपकी सेंसेशन जो वो सही तरह नहीं हो रही है, आपको महसूस होने की जो मतलब जो सलाहियत होती है वो कम होगी, या फिर ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पाँव में ऐसे कीड़ियाँ सी चल रही हैं। तो ये जो है नर्वस सिस्टम के जो आपका डैमेज होने से ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके अलावा आपकी जो बैलेंस, मतलब आपको एक सही तरह खड़ा होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है ना आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एक कहते हैं, जो मतलब इंसान की जो एक तरह का मतलब है इंसान की जो समझने की, सोचने की जो सलाहियत है, मतलब उस तरह की वो उस पर असर पड़ सकता है। फिर इसके अलावा जोड़ों में दर्द हो सकता है जो है ना, और फिर जो आपकी जो तिल्ली या स्प्लीन है उसका फंक्शन जो है ना कम हो सकता है, जिसको हाइपोस्प्लेनिज्म कहते हैं। तो ये तो जो मैंने सिम्टम है, एक तो मतलब निज़ाम की, और जो दूसरे बॉडी सिस्टम की जो सिम्टम ये मैंने बता दी बड़ों में। अब मैं आपको जो है ना कि ये बता दूँ कि बच्चों में क्या होता है। उसमें जो है ना कि बच्चों में आम तौर पे जो है ना ज़्यादातर जो है ना डाइजेस्टिव, मतलब जो दाम की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे जो है ना वो मतली उल्टी आ सकती है, फिर काफ़ी अर्से तक उनको पैचेस लग सकते हैं, पेट उनका फूल सकता है, फिर कभी कभी मतलब कब्ज़ भी हो सकती है, गैस बन सकती है, और उनके जो बच्चों के जो स्टूल्स हैं वो बिल्कुल पेल, मतलब पीले किस्म के, और जो ना उनको बहुत ही बदबूदार हो सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि जब ज़हर है वो जब सीलिएक डिजीज़ की वजह से जब वो बच्चों में उसकी जो अहम जो मतलब मुफीद जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो खुराक में वो जब अब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बच्चों की ग्रोथ में मसला हो सकता है। और जो है आपके बच्चों की जो दांत का जो इनेबल है उसमें उसका डैमेज हो सकता है, वज़न कम हो सकता है बच्चों का, अनीमिया हो सकता है। फिर ये कि इरिटेबिलिटी, मतलब बच्चे इरिटेबल हो सकते हैं, और ज़्यादा मतलब वो एक तरह की उनकी तबीयत बेचैन सी रहती है। और फिर ये कि बच्चों का कद छोटा हो सकता है, और उनकी जो प्यूबर्टी है, मतलब वो जो जवानी की जो उसमें पहुंचते हैं, तो वो डिले उस जवानी का जो मतलब आमतौर पे लड़कों में 14-15 साल, या लड़कियों में थोड़ा 12-13 साल, मतलब जो जवानी की जो पहुंचने की जो एज होती है वो डिले हो सकती है, ठीक है। और ये कि इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकती हैं, जिसमें यह कि एक डिसऑर्डर आता है अटेंशन डेफिसिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, ठीक है। फिर यह कि उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चों के सर में दर्द हो सकता है, और जो है ना मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है ना इसके अलावा फिट्स वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो ये जो है ना ये जो सिम्टम है ये मैंने बच्चों में मतलब बता दिए हैं।
इसके अलावा ये है कि ज़ाहिर है जो मैंने जैसे बताया, एक बीमारी स्किन की बीमारी डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस हो सकती है ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से, जिसमें कि वो बड़ी एक तरह की ख़ारिश होती है, ब्लिस्टर से बन जाते हैं स्किन की डिजीज़ में, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो है ना, ये जो रैश होती है आमतौर पे जो है ना कोहनियों पे, घुटनों पे, ठीक है, बदन पे, और जो है ना मतलब इंसान के जो ढांचे पे, और जो है ना खोपड़ी स्कैल्प पे और बटक्स के एरिया में ये जो है ना आमतौर पर रैश होती है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली कंडीशन जब होती है, जब आपकी जो मैंने बताया ना कि जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग जब ख़राब होती है, जैसे सीलिक डिजीज़ में होती है, तो वो जो है ना इसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये जो स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये लेकिन ये कि ये स्किन की जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, मतलब उस तरह के डाइजेस्टिव सिम्टम ना भी हों तो फिर भी ये हो सकती है। तो इसकी आमतौर पे यही उसी तरह की ग्लूटेन फ्री डाइट या मेडिकेशन से जो है ना, या दोनों से इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये जो मैंने इसकी इम्पोर्टेंट सिम्टम बता दी, तो ये है कि इसमें जब इस तरह की अलामात इंसान में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ, ख़ास तौर पे 2 हफ्ते से ज़्यादा हों, तो वो जो है डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसी तरह अगर बच्चे जैसे वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएं, इरिटेबल हो जाएं, या उनकी ग्रोथ प्रॉब्लम हो रही हो, तो जो है उनके फाउल स्मेलिंग स्टूल, मतलब बदबूदार किस्म के बहुत ज़्यादा स्टूल वो पास हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर दिखाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ ख्याल रखें कि अगर आपको पहले से शक है या फैमिली हिस्ट्री है कि ये जो है ग्लूटेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले ये ना करें कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मतलब ये है कि आप बेसिकली जब वो फिर डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा, तो अगर पहले से ही आपने ग्लूटेन फ्री डाइट लेना शुरू कर दिए, तो टेस्ट के रिज़ल्ट में जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वो टेस्ट के रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि जब आप इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हो, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो उसको टेस्ट करवाने दें, ठीक है। पहले खुद से मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसा मैंने बताया कि इसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, तो अगर इसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ एक तरह का रिस्क फैक्टर है, तो आप जो है ना ख़ुद से भी अपना, अगर लेट से कि आपको शक है कि आपकी फैमिली जो है ना हिस्ट्री है सीलिक डिजीज़ की, तो आप खुद से भी आप पहले ही अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अब मैं जो है ना इसकी मैं कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से ये सीलिक डिजीज़ होती है। तो इसमें यह ना कि जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके एक तो जेनेटिक फैक्टर होते हैं कि जो मतलब एक ग्लूटेन सेंसिटिव, मतलब आपकी आंत होती है, मतलब उसकी छोटी आंत, मतलब ये है कि उसमें फिर ज़ाहिर है ग्लूटेन के ख़िलाफ़ इम्यून रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सीलिक डिजीज़ होती है। लेकिन इसकी जो प्रिसाइज काज है वो इडियोपैथिक है, मतलब उस तरह की अननोन कह लें, ठीक है। फिर यह कि जो इन्फेंट की जो फीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कोई फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब जो आपके निज़ाम में इन्फेक्शन हो, या जो उसमें निज़ाम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी इसकी एक तरह का बायस बन सकते हैं। कभी कभी जो सीलिक डिजीज़ है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है अगर आपका कोई ऑपरेशन हो, लेट्स, या फिर एक खातून कोई प्रेग्नेंट हो, बच्चे की पैदाइश हो, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इमोशनल डिस्ट्रेस हो, तो फिर भी ये सीलिक डिजीज़ एक्टिव हो सकती है। तो इसमें ये होता है कि जब बॉडी जो इम्यून सिस्टम है, वो ग्लूटेन जो प्रोटीन उसके खिलाफ एक तरह का ओवर रिएक्ट करता है, तो वो जो है वो जो रिएक्शन होता है कि जो इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे बालों की तरह जो एक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसको विलाई कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती हैं, तो वो जो विलाई होते हैं ना, वो बेसिकली वो डैमेज होना शुरू होते हैं। तो विलाई बेसिकली जो छोटी आंत में होते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल और जो है बाकी जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो जज़ब करते हैं। तो अगर विलाई का डैमेज हो जाए, तो वो ज़ाहिर है आप चाहे जितना मर्जी खाना खा लें, तो वो आपके वो जज़ब भी नहीं होगा, मतलब विलाई के डैमेज की वजह से। तो फिर जो है ना ये आपको जो है ना ये सारी सीलिक डिजीज़ की वो अलामत हो सकती हैं। अब मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ कि ये आम तौर पे जो सीलिक डिजीज़ वैसे तो किसी को भी होती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन उन लोगों में होती है जिनकी एक तो सीलिक डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री हो, या जो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी हिस्ट्री हो, टाइप 1 डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, ठीक है। डायबिटीज़ पे भी मैंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाई हुई हैं, 4 वीडियो बनाई हुई हैं उर्दू में और 2 इंग्लिश में। तो जो है तो वो जो है ना 2 या शायद 1 इंग्लिश में, बार
जो मैंने डायबिटीज़ पे बहुत लंबी चौड़ी मेरी डिस्कशन है, वो बहुत मालूमाती मुफीद वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा डायबिटीज़ पे। फिर इसके मतलब ये डायबिटीज़ मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें जो है ना वो जिस बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसको ज़्यादा रिस्क है सीलिएक डिजीज़ का भी। इसके अलावा जिन लोगों को ये डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है या टर्नर सिंड्रोम, जिसमें बच्चे की थोड़ा वो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो वो उस पर इंशाल्लाह कभी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो है ना, जिन लोगों को बच्चों को ये होती है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, वो जो है ना वो उसमें भी ये रिस्क फैक्टर है। फिर ये कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़, थायराइड पे भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो वो जो है उस पर भी जो है ना, जो मतलब जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून जो थायराइड डिजीज़ होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी एक ये जो रिस्क फैक्टर है ये मतलब सीलिएक डिजीज़ होने में। फिर एक जो है ना एक माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस बीमारी होती है, जिसको मतलब लिम्फोसिटिक और कोलेजनस कोलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी जिनको है तो वो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इसके अलावा एक और ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं, तो वो भी एक मतलब इस बीमारी के लिए एक रिस्क फैक्टर है। अब जो है ना मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ कि ये तो मैंने रिस्क फैक्टर बता दिया, तो मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता देता हूँ इस बीमारी की। तो कॉम्प्लिकेशन में ज़ाहिर है जब आपकी बॉडी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जज़ब नहीं करेगी मतलब सीलिएक डिजीज़ की वजह से, तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एक तो ज़ाहिर है कि आपकी मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, मतलब ज़ाहिर है कि वो जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं करेगी आपकी छोटी आंत, तो उसकी वजह से फिर जब वो मतलब अगर आयरन की अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी तो एनीमिया हो सकता है, वज़न कम हो सकता है। बच्चों में ये कि जैसा मैंने पहले बोला कि ग्रोथ और रिटार्डेशन हो सकती है, उसका कद छोटा रह सकता है। फिर ये कि जो है उनकी जो मतलब फिर बोन वीकनिंग एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन ना हो तो वो जो है ना बोन आपकी सॉफ्ट हो सकती हैं, जो मतलब जिसकी वजह से फिर ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जो बच्चों में एक प्रॉब्लम मतलब दो ये बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। या फिर अगर बोन डेंसिटी का लॉस हो जाए तो वो जो है ना जो उसको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो वो बड़ों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बोन वीकनिंग की वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन। फिर यह कि ख़वातीन में इनफर्टिलिटी जो है ना मिसकैरेज भी हो सकता है। ख़वातीन क्या वो कह रहा हूँ, बल्कि जो है ना उसमें ये मर्दों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें यह कि आप कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो विटामिन जो है ना वो विटामिन डी जो है ना उसका ज़ाहिर है एक इकट्ठा ही उनका एक तरह का रोल है। कैल्शियम और विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो जो है रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज हो सकती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये ज़्यादा होती है। तो अब ये कि इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो जब छोटी आंत का डैमेज हो जाता है तो उसके जना एक पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है खाने के बाद, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जब ये डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ये लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की एक तरह की जब वो आप इंसान अपनी खुराक में लेता है, लट से दूध वगैरह पीता है, तो उसमें जो ना जिसमें लैक्टोज होती है तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जब आपकी आंत हील होती है तो जो ना वो आपको डेयरी प्रोडक्ट फिर से टॉलरेट कर सकते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बताते खुद एक अलग से मतलब इससे ये समझने कि एक बीमारी से और बीमारियां निकलती हैं, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके में ये कि सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप मेंटेन ना कर सकें तो आप जो है ना कई किस्म को कैंसर बनने का ख़तरा हो सकता है ज़्यादा, जैसे इंटेस्टाइनल लिम्फोमा होता है और छोटी आंत का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें जो है ना जैसे जो है ना वो एक तरह के सीजर्स की प्रॉब्लम जो मतलब मिर्गी वगैरह के एक तरह के समझ लें, ठीक है। ऐसे मिर्गी पे भी मैंने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, वो आप जो है ना ज़रूर देखिएगा। या फिर नर्व्स की अपनी डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब जो मैंने जो बताया ना कि वो ऐसे लगता है कि हाथ पाँव पे ऐसे कीड़ियाँ चल रही हैं, या नमनेस मतलब हो सकती है, सेंसेशन लॉस हो सकती है, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना वो प्रॉब्लम ये मतलब हो सकती है। तो ये तो मैंने जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन बता दी। ये वैसे टॉपिक काफ़ी लंबा है तो वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन यह कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूँ। फिर यह कि सीलिएक डिजीज़ की आगे एक और दो किस्में वो भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें यह तो एक को कहते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव सीलिएक डिजीज़। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो अगर उनको ग्लूटेन फ्री डाइट दे भी दी जाए तो उनमें वो उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। उसकी एक बड़ी रीज़न हो सकती है कि जो वो खुराक खा रहे हैं उसमें कुछ उनकी खुराक में एक तरह का ये समझें कि
कंटेमिनेटेड होती है ग्लूटेन से, मतलब जो है ना कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जिनमें वो उनको लगता है कि ग्लूटेन नहीं है, तो लेकिन फिर भी उसमें ग्लूटेन हो सकता है। तो वो जो है वो फिर ज़ाहिर है डाइटिशियन अगर वो सही उससे कंसल्ट करेंगे, मतलब खुराक सही बताएंगे कि किन मतलब स्ट्रिक्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट बिल्कुल ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जो मतलब जो है जिसमें वो इवन वो जो है ना वो फिर भी ग्लूटेन वो कुछ मकदार में पाया जाता है, उसमें भी है उसमें मतलब फिर कुछ फैक्टर होते हैं जिस वजह से ये नॉन रेस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज़ होती है। मतलब ये एक मिसाल के तौर पे अगर उनकी बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है, फिर एक कंडीशन होती है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस अगर उनको ज़्यादा है, अगर आपके उनके पैंक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब, मतलब ये मैंने कहने का चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर ये तीन जो चंद फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरह के फैक्टर हों आपकी मतलब वो बॉडी में मतलब एडिशनल फैक्टर हों, तो वो ये एक तरह की सीलिक डिजीज़ एक तरह की नॉन रेस्पॉन्सिव हो सकती है। फिर ये एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ना अगर हो, तो उसमें भी एक तरह का नॉन रेस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज़ होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस का अगर वो शिकायत हो, ठीक है, तो जैसे वो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो इंटॉलरेंस मतलब होती है डाइजेस्टिंग शुगर, उसको जो डेयरी प्रोडक्ट्स में शुगर होते हैं उनको अगर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो तो मतलब ये कि लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर हो तो फिर ये ऑलरेडी हो तो वो फिर ये नॉन रेस्पॉन्सिव सीलिक डिजीज़ होती है। फिर एक और प्रॉब्लम होती है कि इसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज़ होती है, मतलब वजह है कि उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये मैं रिफ्रैक्टिव डिजीज़ का जो जिक्र किया उसमें ये कि कुछ बहुत ही वैसे तो कम ही होता है ऐसे। उसमें क्या होता है कि जो 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 आंत की जो एक तरह की जो वो ख़राबी होती है, जो इंजरी होती है सीलिक डिजीज़ में, तो उसको ग्लूटेन फ्री डाइट से वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो इसको रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज़ कहते हैं। मतलब ये कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आपको लेट से 6 महीने साल तक अगर वो लेते भी रहें और फिर भी साइंस एंड सिम्टम आपकी जो रहते हैं, तो फिर जो है ना वो फर्दर वो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं कि मतलब ये क्या प्रॉब्लम है कि क्यों ये ठीक नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज़ कहते हैं। अब आ जाते हैं कि जो है ना हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं फिर उनको पता ही नहीं होता कि उनको सीलिक डिजीज़ है, तो उसके आमतौर पे 2 ब्लड टेस्ट आते हैं जो उसमें हेल्प कर सकते हैं डायग्नोस में। एक तो ये कि सीरोलॉजी टेस्टिंग कराते हैं कि जो है उसमें यह कि हम आपकी ब्लड में एंटीबॉडी चेक करते हैं, तो जो कुछ जो जब उनकी जो एंटीबॉडीज़ का लेवल अगर बढ़ा हुआ तो वो एक तरह का ये शो करती हैं कि जो आपकी ग्लूटेन के ख़िलाफ़ इम्यून रिएक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। तो इससे ये मतलब इसका डायग्नोस करने में हेल्प हो सकती है। फिर यह कि कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिसको मतलब उसमें यह होता है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो HLA-DQ2 और HLA-DQ8 का टेस्ट करा सकते हैं, मतलब उसका रूल आउट करने के लिए सीलिक डिजीज़ का, तो जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब ये टेस्ट वगैरह मतलब आप खुद से अगर आपको शक पड़ जाए कि आपको ये प्रॉब्लम सीलिक डिजीज़ की वजह से है, तो आप खुद से ग्लूटेन फ्री डाइट ना लें, तो क्योंकि वो जो है ना वो फिर टेस्ट की जो है ना वो रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे। तो अब ये मैंने जैसे ये 2 टेस्टों का बताया था, तो होता क्या है कि जब ये टेस्ट जो है ना आपके जो रिज़ल्ट उसके इंडिकेट करते हैं कि सीलिक डिजीज़ है, आप मतलब एक तरह का हमें पता चलता है कि इस बंदे को सीलिक डिजीज़ है, तो इसके अलावा फिर उसके बाद जो है ना हम एडिशनल टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक एंडोस्कोपी का टेस्ट आता है, जो एक तरह की वो लॉन्ग ट्यूब होती है जो उसके साथ कैमरा अटैच होता है, जो आपके मुंह में डाली जाती है और जो नीचे वो पास की जाती है, जिसको अपर एंडोस्कोपी कहते हैं। तो वो जो है ना कैमरा जो फिर यह है कि वो जो कैमरा जो है उसके साथ जो अटैच होता है वो डॉक्टर की मदद करता है कि जब वो एक तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के इमेजेस लेता है और जो है ना उसकी बायोप्सी ले सकता है, जो उसकी ना जो विलाई के जैसे मैंने बताया उसकी डैमेज हो तो वो पता चल जाता है। फिर इसके अलावा एक टेस्ट आता है जिसको कैप्सूल एंडोस्कोपी कहते हैं, तो वो एक बिल्कुल बहुत ही छोटा सा वायरलेस कैमरा होता है, ठीक है, जो पूरी आपकी छोटी आंत की जो पिक्चर बनाता है। उसमें यह कि वो जो है ना एक तरह का विटामिन साइज़ का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर वो कैमरा होता है, फिट होता है, तो वो फॉलो करते हैं इंसान, तो वो जो है जो कैप्सूल जो है ना वो जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है तो कैमरा जो उसके अंदर लगा होता है वो कई हज़ारों पिक्चर लेता है, तो वो जो है ना वो ट्रांसमिट होती है पिक्चर रिकॉर्डर पे, तो वो जो है ना इससे पता चल सकता है कि आपकी जो छोटी आंत को डैमेज हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली जो है ना एक तरह की कन्फर्मेटरी वो टेस्ट होते हैं सीलिक डिजीज़ के। इसके अलावा अगर आपको स्किन की जैसे मैंने बताया ना डर्माटाइटिस एपिडर्मिस हो सकती है, तो उसमें जो है ना कि स्किन टिश्यू की भी छोटी सी बायोप्सी ले सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करने के लिए। तो ये तो हो गया टेस्ट आ गया। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ सीलिक डिजीज़ की।
तो इसकी जो ट्रीटमेंट में बेसिकली चूँकि ज़ाहिर मसला है कि ग्लूटेन की वजह से मसला होता है, तो बहुत उस पर ग्लूटेन फ्री डाइट जो स्ट्रिक्ट उसके मतलब ली जाए तो वो सिर्फ यही तरीका है कि उसको सीलिएक डिजीज़ को मैनेज करने का। जैसा कि मैंने बताया ना कि गंदम में ये जो वो ग्लूटेन पाया जाता है, इसके अलावा कुछ और फूड्स होती हैं जैसे बार्ली है, वो जो जौ की, बलगर, ड्रूरम, फरीना, ग्राम फ्लोर, माल्ट, राई। तो ये इस तरह की जो मतलब होती हैं, तो वो जो खुराकें हैं उसमें जो ना ये ग्लूटेन पाया जा सकता है। तो ज़ाहिर है उनको स्ट्रिक्ट फ्री मतलब बिल्कुल बहुत सख्ती से एहतियात करनी है, क्योंकि जो ना कि इसके सिलसिले में ज़ाहिर आप डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि मेरा कहने कि अगर आप थोड़ी सी भी ये ना समझें कि चलो थोड़ा बहुत ग्लूटेन चला गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपकी थोड़ा सा भी ग्लूटेन आपकी डाइट में जा रहा है आपको मतलब छोटी आंत में, तो वो उसको डैमेज कर सकता है। तो ये ज़रा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो ना कि कुछ ग्लूटेन कुछ फूड में जो उसमें पता वो मतलब एक तो होता है ना कि आपकी जो जब आप शॉपिंग करते हैं यहाँ पे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अक्सर वो लिखा होता है ग्लूटेन फ्री। तो लेकिन कुछ खुराकें ऐसी हैं जिसमें ग्लूटेन एक तरह का हिडन होता है। ये मतलब कुछ मेडिकेशन भी ऐसी होती हैं या फिर नॉन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो मॉडिफाइड फूड स्टार्च होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फूड स्टेबलाइजर होते हैं, उसमें ग्लूटेन हिडन हो सकता है। फिर प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर मेडिकेशन में जो है ना ग्लूटेन हो सकता है। विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट में वो हो सकता है, और कुछ हर्बल और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं। इवन जो मतलब जो मुंह खुराक में नहीं भी खाते चीज़ें जैसे लिपस्टिक के प्रोडक्ट्स में भी ग्लूटेन हो सकता है, टूथपेस्ट और माउथ वॉश में भी हो सकता है। फिर यह कि कम्युनियन वेफर्स में हो सकता है, स्टैम्प ग्लू में हो सकता है इवन, ठीक है। तो ये जो है ये जब आप बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली रिमूव करेंगे ना ग्लूटेन को डाइट मतलब इस तरह की चीज़ों जो इस्तेमाल करती हैं या डाइट में, तो वो जो है ना आस्ता आस्ता आपकी जो आंतों की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो आप बेटर फील करेंगे और इवेंचुअली उसकी हीलिंग हो जाती है। बच्चों में आमतौर पे हीलिंग जल्दी हो जाती है, तो ये आपने मतलब ध्यान रखना है। फिर यह कि जब आपके एनीमिया या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सीवियर हो, मतलब जिसकी वजह से और प्रॉब्लम बीमारियां जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसमें वो हो जाए, तो फिर यानी कि आपको डॉक्टर विटामिन वो प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकता है। और सप्लीमेंट जो ना अगर ज़ाहिर है वो अगर मुंह के ज़रिए वो प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं ले सकते, तो इंजेक्शन की सूरत में भी दे सकते हैं। जैसे कॉपर सप्लीमेंट है, फोलेट, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन K, जिंक के सप्लीमेंट्स जो है ना वो आपको दे सकते हैं बाई इंजेक्शन, ठीक है। तो इस बीमारी में फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। जैसे तो हम ये है ना कि फॉलोअप मतलब पेशेंट को हम बाद में भी करवा सकते हैं। ये अगर बहुत स्ट्रिक्ट बिल्कुल सख्ती से अमल किया जाए, ग्लूटेन फ्री डाइट अगर ली जाए, तो वो जो है ना स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है जिसमें ये प्रॉब्लम होती है सारी, वो जल्दी हो सकती है। ख़ास तौर पे बच्चों में हीलिंग जल्दी हो जाती है, 3 से 6 महीने में हीलिंग हो सकती है। लेकिन बड़ों में जो है ना कि इसकी कई साल लग सकते हैं इसकी जो इंटेस्टाइन की हीलिंग को, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो फिर बाद में ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा जब फॉलोअप बाद में उसके फॉलोअप में भी एंडोस्कोपियों वगैरह हम करवा सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो इंटेस्टाइन है जो हीलिंग सही तरह हो रही है कि नहीं। फिर यह कि अगर लेट्स से कि इंसान की जो पेशेंट की बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सीवियरली मतलब बहुत शदीद उसका डैमेज हुआ है, तो या फिर जो जैसे मैंने बोला अगर सीलिएक डिजीज़ रिफ्रैक्टरी हो गई है मतलब डिफ़िकल्ट वो ट्रीट करने, तो फिर यह कि हम स्टीरॉयड रिकमेंड कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें ये लेकिन ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो है ना स्टीरॉयड जो है ना उसकी अपनी जो है ना साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें मतलब वो साइड इफ़ेक्ट तो ज़ाहिर है जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम एक तरह का जब वो मेजर करते हैं रिस्पांस के, लेट से कि ये ना हो कि हम जो ड्रग दे रहे हैं उससे कुछ और डैमेज हो जाए ये में। लेकिन ये कि जो है ना अगर मैंने बताया ना कि अगर शदीद उसकी पेशेंट की इंटेस्टाइनल जो है ना डैमेज हुआ है, तो फिर तो स्टीरॉयड एक तरह के वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर जो साइन एंड सिम्टम जो है सीलिएक डिजीज़ के जो ना वो उसको ईज़ कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं फिर साथ साथ भी, ताकि जो इंटेस्टाइन की हीलिंग स्टार्ट हो सके सही तरह। इसके अलावा कुछ और इस तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी और इस तरह की ड्रग्स आती हैं उस तरह की जो है ना इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिएक्शन को वाला इस तरह कम करती हैं, जिसमें एजाथायोप्रिन जो है ना वो इमूरान के ड्रग से ड्रग आती है। बुडिसोनाइट जो है ना एक तरह का वो भी एक तरह
ड्रग आती है स्टीरॉयड टाइप के, तो वो जो है ना वो यूज़ हो सकता है। फिर यह कि आपको स्किन की जो मैंने बताया डर्माटाइटिस एपिडर्मिस कंडीशन हो, तो उसमें एक मेडिकेशन हम रिकमेंड करते हैं जिसको डेप्सोन कहते हैं, वो आमतौर पे मुंह के ज़रिए ली जाती है, तो उसके साथ साथ ग्लूटेन फ्री डाइट भी दी जाती है। तो अगर डेप्सोन जब लेते हैं पेशेंट, तो उसमें हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ताकि वो उसका पता चल सके। फिर यह है कि कुछ पेशेंट जो ख़ास तौर पे मैंने बताया ना, जो रिफ्रैक्टिव डिजीज सिली डिजीज़ होती है, जिनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, तो वो जो है ना उनको हम स्पेशलाइज सेंटर में भेज देते हैं। तो वो काफ़ी वो रिफ्रैक्टिव सिली डिजीज सीरियस भी हो सकती है, उसमें कोई करंट उसकी कोई खास प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उसका स्पेशलाइज सेंटर में कुछ ट्रीटमेंट की जा सकती है। अब मैं इसके जो मैंने ट्रीटमेंट बता दी, लाइफ स्टाइल एंड होम रेमडीज़ बता देता हूँ। तो ये लाइफ स्टाइल एंड होम रेमडीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसका डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है क्योंकि ग्लूटेन की इम्यून रिएक्शन, ग्लूटेन जब बॉडी में जाता है तो उसका इम्यून रिएक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ज़ाहिर है आपको ग्लूटेन बिल्कुल एक तरह की सख्ती से आपको खुराक से हटाना पड़ेगा, तभी आपकी जो हीलिंग हो सकती है। तो उसमें यह है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ तो उसमें आप लेबल रीड करें, मतलब उस पर जिन पेशेंट को मैं ग्लूटेन ये जो सीलिक डिजीज़ है, तो उस पर स्ट्रिक्टली वो देखें कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है, ठीक है। फिर ये कि जो पैकेज फूड आते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करें। अगर लेट से उन पर नहीं लिखा हुआ ग्लूटेन फ्री, तो उनको आप बेहतर है अवॉइड ही करें। जो पैकिंग में जो फूड आती हैं, मतलब अगर तो उस पर ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ तो फिर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें यह कि एमल्सीफायर होते हैं, स्टेबलाइज़र होते हैं, जिसमें जो पैकेज फूड में की बात कर रहा हूँ जिसमें ग्लूटेन हो सकता है, जैसे मतलब कुछ सीरियल्स, पेस्टा जो ना बेक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें यह कि कुछ मैं आप ये प्रोडक्ट्स ऐसे बता देता हूँ जिसमें ग्लूटेन का हो सकता है। यहाँ पे वेस्ट में तो बियर वगैरह का वो बियर लोग पीते हैं, तो उसमें भी ग्लूटेन हो सकता है। लेगर्स में हो सकता है, कैंडीज़ में हो सकता है, ग्रेवीज़ में हो सकता है, ठीक है। फिर जो इमिटेशन मीट्स और सी फूड्स होते हैं उसमें हो सकता है, जो प्रोसेस जो मीट्स होते हैं, लंच ऑन मीट्स, उसमें हो सकता है। राइस मिक्सेस में ग्लूटेन हो सकता है। सैलड ड्रेसिंग जो ना सॉसेस में भी हो सकता है, सोया सॉस में भी हो सकता है। फिर सीजन जो स्नैक फूड होते हैं जैसे टोर्टिला और पोटैटो चिप्स होते हैं, उसमें ग्लूटेन हो सकता है। सियाटिन में हो सकता है। फिर सेल्फ बेस्टिंग जो पोल्ट्री में हो सकता है, सूप्स में हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको खुराकें बताई, अगर तो मतलब जो जब आप दुकान पे जाएं, अगर तो ग्लूटेन फ्री नहीं उस पर लिखा हुआ, तो ये जो पैकेज फूड्स इस तरह की जो मैंने बता दी हैं उसको आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। फिर इसमें यहाँ पे यानी कि कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि जो ओट्स के बारे में, जो प्योर ओट्स होते हैं ना, वो जो ना आपके लिए वो मतलब वो हार्मफुल नहीं होते सीलिक डिजीज़ वालों के, ठीक है। तो ओट्स जो ना, लेकिन ये कि वो ओट्स अगर कंटेमिनेटेड हों जब वो ग्रो कर रहे हैं वीट से, मतलब जब वो ओट्स की ग्रोथ होती है, तो वो अगर जो है मतलब जो उनकी जो ये फसल ये समझने वो ग्रो होती है, या प्रोसेसिंग में अगर ओट्स कंटेमिनेटेड हो जाएं ग्लूटेन से, तो फिर वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो मतलब मैं यहाँ पे ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्योर जो बिल्कुल खालस ओट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिस पे वो एक तरह का वो पता चल जाता है कि आप ग्लूटेन, या उस पर लिखा हुआ उस तरह प्रोडक्ट है कि ग्लूटेन नहीं है, जो प्योर खालस ओट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें ग्लूटेन नहीं हो सकता। अब मैं आपको जो खुराक में जो अलाउ चीज़ें हैं, जो मतलब जो आप खा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें जो मतलब बहुत सारी जो बेसिक फूड हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट में जो आप वो ले सकते हैं। एग्स ले सकते हैं। फिर यह कि जो फ्रेश मीट्स आता है जैसे फ़िश एंड पोल्ट्री, जो ब्रेडेड नहीं होते या उसमें बैटर कोटेड या मैरिनेटेड नहीं होते, जो फ्रेश मीट्स की बात कर रहा हूँ, जो ठीक है, जिनमें कोई कोटिंग एक्स्ट्रा नहीं होती, फ़िश एंड पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं। फिर यह कि कई डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की शिकायत नहीं है तो वो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। फिर नट्स ले सकते हैं, ठीक है, पोटैटोज़ ले सकते हैं, वेजिटेबल्स कुछ ले सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि जो है जो स्टार्चेस जो है ना, ग्रेन्स और स्टार्चेस जो हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ जो आप ले सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। उनके जो डिफरेंट नाम आते हैं, अमरनाथ आता है, बकवीट आता है, कॉर्न आता है, कॉर्न मील आती है। फिर ग्लूटेन फ्री फ्लोर होते हैं, जैसे उस पर लिखा होता है राइस, सोया, कॉर्न, पोटैटो, जो मतलब ग्लूटेन फ्री जो आटे होते हैं वो आप ले सकते हैं। प्योर कॉर्न टोर्टिलाज जो है ना, उसमें ग्लूटेन का वो नहीं होता,
फिर राइस जो है, फिर वाइल्ड राइस, मतलब जिस पे वो एक तरह का लिखा होता है। मैं बेसिकली ये कहने की कोशिश कि ग्लूटेन फ्री है, तो वो ज़रा जो भी ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं ना वो आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत मुफीद वीडियो लगी होगी। काफ़ी मालूमाती वीडियो है इसके बारे में, जो क्या नाम है, सीलिक डिजीज़ के बारे में। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के उसमें जो है ना आइकन को क्लिक करके ना ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बरपौर पहुँच सकें। और ये चूँकि मेरा जो बेत बीबी चैनल है, ये बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल है, तो आप सिर्फ ये नहीं है कि ये आप वीडियो देख लें या आपको बीमारी है तभी आप वीडियो देखें। आप कोशिश करें कि जो भी मतलब जो वीडियोस मेरी आती हैं, मतलब क्योंकि मेडिकल रिलेटेड चैनल है, तो आप काइंडली जो है ना वीडियो जो है ना एक तो ज़रा लाइक किया करें, लाइक का बटन दबा के थम्स अप मतलब जो उसको कर दिया करें। दूसरी ये कि शेयर करें, क्योंकि बेसिकली शेयर करने का क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पे जब मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो उसको दूसरे इंसानों का जो बेचारे जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों को अक्सर मालूमात नहीं होती, तो मेरा जो चैनल बेसिकली ये एक तरह की पूरी मालूमात देता है लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, क्योंकि अगर मरीज़ को अपनी बीमारी का सही तरह पता होगा तो वो जो है ना अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकेगा। तो शेयर करने से एक तो ज़ाहिर है आप इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को खिदमत खल्क के लिए शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।